बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले वतन को सबसे पहले नए साल की मुबारक हो वाइब टीवी की जानिब से, और तमाम जो इस वक्त हमें नाज़रीन देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कल आने वाला दिन जो नया सूरज इस वतन अजीज़ के लिए निकलेगा, मुझे उम्मीद है कि ये दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा दिन साबित होगा, और ना सही दिन पर आने वाला साल ना सही पाकिस्तान के लिए पर तमाम दुनिया में बसने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा दिन साल साबित होगा। बीते हुए साल के बहुत से वाकयात हैं, अगर मैं बैठ के आज तमाम वाकयात पे नज़र डालूंगा तो यकीनन ही हमारे प्रोग्राम का टाइम तो ख़त्म हो जाएगा, पर उसके साथ साथ बीते हुए साल में बहुत से वाकयात ऐसे हुए जिनकी वजह से हमें आज मजबूरन आज बैठ के बात करनी पड़ रही है कि पाकिस्तान का गुजला हुआ जो कल बड़े मुश्किल दिन थे, कुछ सियासी बहरान आए, कुछ यहाँ पर हमारे दुश्मनों ने भी हमें तोड़ने की कोशिश की, और कुछ हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क पे बड़ी सियासत की, ताहम अब तक ये मुल्क अल्लाह के फजल से कायम और दायम है, और आने वाले दिनों में भी ये वतन अजीज पाकिस्तान न सही दुनिया के पर दुनिया के तमाम ममालिक में एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान एक रियासत के होने के नाते एक अच्छा मुल्क और अच्छे पाकिस्तानी जो दुनिया में अपना सर परचम हिलाली जो है ऊंचा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आइंदा साल भी हमें इसी तरह नजर आएंगे। आज हम बात करेंगे बीते हुए साल पे, और पहले मेरे मेहमान हैं इरफान मेमन साहब, रहनुमा हैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। आपका बहुत शुक्रिया कि इरफान मेमन साहब स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं रशीद फोडरवाला, चेयरमैन है नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ टेंडर एंड एसोसिएशन। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं जो मोहम्मद अमीन मैंगल साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और माहवन खुसूसी हैं वजीर आला सिंध के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रशीद चन्ना, सीनियर सहाफ़ी हैं और तजिया निगार हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि बीता हुआ साल हमें क्या कुछ दे गया और क्या सिखाने के लिए हमें वो लम्हात वो चीज़ें छोड़ गया कि उनसे सीख के हम हमारी कौम आगे बढ़े। रशीद चन्ना साहब, वेलकम टू शो, आप हमारे साथ हैं। रशीद चन्ना हमारे साथ हैं और बहुत शुक्रिया आपका। इरफान मेमन साहब, बीते हुए साल ने तो बहुत तकलीफें भी दी, बहुत सी खुशियां भी दी, बहुत से दुख भी दिए है, पर आप क्या समझते हैं कि आने वाले साल में हम इन तकलीफों से और इन दुख से जो हमने बीते हुए साल से सीखे कैसे आगे बढ़े हम? अब तब भाई, जैसे आपने अपने इंट्रो के अंदर खुद ही बातें की, बहुत अच्छी बातें की आपने, आने वाले सालों के लिए अच्छी पेशरफ्त भी आपने बताई कि पाकिस्तान में आने वाले अगले साल के अंदर शब हलाली परचम के साथ हम एक बार दोबारा पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। पिछला साल जैसा कि आप गुजरे, जो भी गुजरा, आपकी भी हाजिर पब्लिक भी जानती है कि पाकिस्तान ने इस पिछले साल से बहुत नुकसान उठाया। नुकसान ना बिजली, ना गैस, ना पानी, तमाम बुरहानों से इस पब्लिक आवाम को जो है वो निपटना पड़ा है। ठीक है ना। हमेशा जब भी नया साल आता है तो हम दुआ यही करते हैं कि अगला साल हमारे लिए अच्छा हो। हम भी यही दुआ करते हैं इंशाल्लाह आने वाला साल, आगे आने वाले सियासतदान जो इस वक्त मुल्क को लेके चलना चाह रहे हैं वो ऐसा कोई काम करें कि मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर कोई प्रोग्रेस हो। मुल्क के लिए हमारी एक पहचान, पाकिस्तान की जो पहचान जो हम खो चुके हैं इस वक्त पिछले 3-4 सालों के अंदर, हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी जो इस वक्त पोजीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसको हम डिफाइन कर नहीं सकते। पर रशीद फोडरवाला साहब, आपकी तरफ आऊंगा। रशीद साहब, ये फरमाइएगा कि बिजनेस कम्युनिटी को पिछले साल में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो कोई ऐसी पॉलिसी बना नहीं सके जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी को दुनिया में जाते हुए अपना प्रोडक्ट या अपनी चीजें जो है ना सेल करने में या बिजनेस करने में तकलीफ का सामना करना पड़ा आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आपके यहाँ बुलाने का शुक्रिया। बात यह है आफ्ताब भाई कि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो है ना वो मईशत है जी, और मईशत है कारोबार। कारोबार के लिहाज से अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि हमसे बहुत कुछ ले लिया गया। और आज हमारा जो ग्राफ है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 4.5% GDP बढ़ेगा, आज 3% नहीं बढ़ा हुआ जी, अगर आप उसकी एवरेज निकालें। मेरे दोस्त, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 4 साल में 5 गवर्नर चेंज हो गए, राइट। अब आप मुझे बताइए आपके पास पॉलिसी कहां से आएगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद सेंट्रल बैंक होने के नाते
अपनी गवर्नमेंट को कह रहा है कि आप अपनी बोरोइंग को रोक दें, क्योंकि आप बोरोइंग नहीं रोकेंगे तो अल्टीमेटली उस गैप को पूरा करने के लिए आप एक्स्ट्रा नोटें छापेंगे। एक्स्ट्रा नोटें छापेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। जी, बेरोजगारी बढ़ेगी। रशीद साहब आपकी तरफ तो वापस आऊंगा, पर मैं अमीन मेंगल साहब से पूछूंगा। अमीन मेंगल साहब, गुजरे हुए साल ने तो बहुत सी तकलीफें भी दी, बहुत से उतार चढ़ाव आए, आपके पे ऊपर बड़े जो है कठिन रास्ते आए, पर वो आपने तय करते हुए अब 2013 में आप भी कदम रख रहे हैं और 12 में, तो आप क्या समझते हैं कि अब ये जो लोग बैठ के तमाम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी, जिसकी वजह से 2011 में जो है बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब साहब, बात यही है कि सन 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बना नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान के इंद के उसमें तो था, लेकिन आज़ादी से हमारी कौम ने गलत फ़ायदा ले लिया। स्टार्टिंग से हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे आर्मी, हमारे जुडिशल, हमारी जमहूरियत जितने भी थी, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ में आज़ाद हो। आज अगर ये इस प्लेटफार्म पे मैं माफ़ करना, क्योंकि लोग हमें खुद सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि इस तरीके से आज तक 65 साल हमारे पाकिस्तान का उम्र है। 65 साल में जितने फुल तरीके से मैं अमीन मेंगल साहब बिल्कुल 2011 पे आ जाएं, क्योंकि टाइम की कमी है और इसमें हम समझते हैं कि बहुत सी चीजें अगर सन 65 को लेके बैठेंगे तो यहाँ पे हमें 3 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। 2011 में आपकी पॉलिसीज ने मौजूदा लोगों को, पाकिस्तान के सरजमीन पे रहने वाले को क्या फायदा दिया, क्या नुकसान दिए? यही मैं बताना चाह रहा था कि जिस दिन से पाकिस्तान बना आज तक। जी, रशीद चन्ना साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? रशीद चन्ना साहब, रशीद चन्ना साहब, वेलकम टू शो, आपको खुशामदीद कहता हूं। पर यह फरमाइएगा कि वही सवाल मैंने अमीन मेंगल साहब से, बावन खुसूसी हैं वजीर आला सिंध के, उनके सामने रखा कि अगर हम सन 65 को किसी भी सियासतदान के सामने ये सवाल करते हैं या किसी भी हुकूमती जमात के बंदे के सामने सवाल रखते हैं तो वाज़े तौर पर वो सन 47 के लेके अब तक हमें हिस्ट्री गिनवाना शुरू करते था कि जी हमें ये मिला, वो मिला, ये मिला। पर आप क्या समझते हैं एज ए सहाफी, एज ए तजिया निगार के 2011 में हमारे हुक्मरानों ने हमें कौन से तोहफे दिए और 2012 में हम क्या कुछ पा सकते हैं? देखिए, एक तो 2011 जो है पाकिस्तान की अगर मीशत के हिसाब से देखा जाए जो है एक भयानक किस्म का साल था, और इसके अलावा अगर पॉलिटिकल फर्म्स पे देखा जाए तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे पाकिस्तान के लिए खासतौर पर इसके आखिरी महीने जो है या यूं समझिए कि सेकंड क्वार्टर जो था वो काफी खतरनाक रहा। एक तो ये था कि अगर यहाँ की जो मीशत है पाकिस्तान की ओवरऑल, आप वहां से अगर उठा लें, अगर इन चीजों को देखें तो फ्लड्स भी 2011 की, 2010 के ही यानी तक यूं समझे कि मसाइल से निकले नहीं थे कि 2011 के भी जो है ये हेवी रेन्स, जिसकी वजह से फ्लड का माहौल बन गया और इसमें जो है तकरीबन 19 लाख लोग जो है मुतासिर हुए। ये भी पाकिस्तानी मीशत पे और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पे एक बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके अलावा जो है कि मीशत जो थी खासतौर पर अगर इसको आप देखें, अगर यानी जो है गवर्नमेंट की जो प्राइवेट सेक्टर से बोरोइंग जो स्टेट बैंक में फिगर्स दी थी और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट जो रेट है वो 13.4% टोटल ओवरऑल जो है वो ये इनका रहा, यानी ये यूं समझिए लोवेस्ट है 1974 से लेके। यानी आप यहां से अंदाजा लगाएं कि 2011 में 13.4% टोटल जो इन्वेस्टमेंट रेट रहा, जो 1974 के रेट से भी कम है। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर से बोरोइंग बैंक्स वगैरह ने जो ये स्टेट बैंक की फिगर जो अभी चंद दिन पहले रिलीज हुई, वो आपको थोड़ा सा मैं कोट करूंगा, लंबा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। जी। तो उसमें ये था कि जो टोटल बोरोइंग हुई है बैंक से, मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक से, गवर्नमेंट ने जो है 74.5% बोरोइंग की है, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने टोटल 4% बोरोइंग की है। इसी से अंदाजा आप लगाए कि गवर्नमेंट कितने बड़े माली बुरान का शिकार है और कितने बड़े मसाइल का शिकार है। अब कहने का मकसद ये है कि देखिए, जब से ये गवर्नमेंट आई है, और दूसरा ये कि इस चीज को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो चीज आप यूं समझिए कि डिक्टेटरशिप से इनहेरिट करते हैं, उसके बाद उसके मसाइल इतने
यानी ज्यादा होते हैं कि उसको कंट्रोल करना, उसको उसकी जो प्लानिंग करना वो बहुत बड़ा। पर रशीद साहब ये फरमाइएगा, ये पूरा साल हमने मुख्तलिफ टॉक शो में, आप भी सहाफी हैं और तजज़िया निगार हैं, आपने भी देखा कि मैंने अपने प्रोग्रामों में बहुत से लोगों से जब हम लोग बैठ के सवाल करते हैं, जैसे एपीएमएल के रहनुमा बैठे हुए हैं, तो वो सिर्फ पिछले उस हुकूमत पे बात रख के छोड़ जाते हैं। अब अगर हम एपीएमएल के साथ बैठे हैं और मुशर्रफ साहब की जो एक पार्टी है उनसे सवाल करते हैं कि आपके उस वक्त की जो पॉलिसियां हैं और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौजूदा हुकूमत में बैठी हुई है उसको संभालने में ये 3-4 साल लगे हैं, तो वो तो इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसा होगा कि आने वाले वक्त में फिर हम किसी और जमात के साथ आप और हम बैठ के और बात करेंगे तो फिर वो भी हमें यही सवाल का जवाब देंगे, जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनर्जी क्राइसिस के लिए कोई कंट्रोल नहीं किया, तब हमारी मैशियत ये हो गई। अब देखें ओरिजिनल ये है क्या कि ये हमेशा पूरी दुनिया में देखें कि 10-10 साल जो है इकोनॉमिक प्रोग्राम्स बनते हैं, 20 साल के इकोनॉमिक प्रोग्राम्स बनते हैं, मिलेनियम जिसको ये कहते हैं, यानी इस किस्म के प्रोग्राम्स तो आज तक पाकिस्तान में बन इस वजह से नहीं सके कि जो एक गवर्नमेंट जाती है और दूसरी गवर्नमेंट सक्सेसिव जो गवर्नमेंट होती है वो उसकी सारी पॉलिसी खत्म कर देती है। तो ये तो एक जो इन डिसकंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स जो मुसलसल हमारे पाकिस्तान में एक्सपीरियंस होता रहा है, उसकी वजह यह है कि आज तक पाकिस्तान की मईशत किसी इस पे पहुंच नहीं सकी है। दूसरी है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो है एग्रो बेस्ड। जी रशीद साहब हमारे साथ रहिएगा। रशीद साहब आप फरमाइएगा कि जिस तरह रशीद चन्ना साहब फरमा रहे हैं कि हमारी मईशत इस तरह जो है तो आगे नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि हमारे यहाँ वाज़ेह तौर पे पॉलिसी तो समझ में नहीं आ रही कि है क्या इस मुल्क के लिए। अगर हम मौजूदा हुक्मरानों से बैठ के बात करते हैं तो आपने देखा कि हमारे यहाँ मिनिस्ट्री तो रात में ही चेंज हो जाती हैं, और जैसे आपने खुद फरमाया कि स्टेट बैंक के कई दफा गवर्नर जो है चेंज हो चुके हैं। फिर आप बिजनेस कम्युनिटी आने वाले साल को कैसे देखेंगे, कैसे इस मुल्क की ग्रोथ बढ़ेगी, कैसे हम आगे जाएंगे, उन सफों में नाम लिखवाएंगे। जैसे आपने कहा कि तरक्की याफ्ता मुमालिक में हम नाम लिखवाने जाएं तो उसका एक जो नुक्ता है तय का वो भी उसके बराबर नहीं है, क्यों हम तरक्की याफ्ता नाम तो ले सकते हैं पर उस फहरिस्त में शामिल नहीं हो सकते। आफ्ताब साहब, जब तक आपकी कोई सॉलिड देखें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज हो ना वो बनती हैं और पैरेलल चलती हैं। आप शॉर्ट टर्म को हालात के तहत चलाते हैं, लॉन्ग टर्म चल रही होती है इर्रिस्पेक्टिव के कुछ भी हो जाए। इसी तरह कोई भी कौम आगे बढ़ती है। अब आप अगर मईशत, मैंने आपको उसमें भी कहा मईशत तो हमारी रीढ़ की हड्डी है जी। आज हमारे यहाँ ये हाल है मेरे दोस्त कि आप अगर 2011 की मिसाल ले लें तो 2011 में रमजान जो आया था उसमें किलिंग में, टारगेट्स किलिंग में कराची वाज नंबर 1 अनफॉर्चुनेटली इन द वर्ल्ड। जी दैट्स द रिकॉर्ड। नेगेटिव रिकॉर्ड में कराची टारगेट किलिंग में नंबर 1 है। मुझे आप बताइए कौन, यानी कि लाइन ऑर्डर का मसला जो है वो अपने साथ है कि कोई बिजनेसमैन आपके शहर कराची जो मैशियत की एक बड़ा शारक कहा जाता है, जो बिग सिटी कहा जाता है पाकिस्तान का, उसमें आने के लिए कोई तैयार इसीलिए नहीं होगा कि आए दिन जो है रोडों पे सड़कों पे लोगों के कत्लो गारत हो रही है, खून हो रहे थे। मेघल साहब फिर कैसे अगले साल को हम वेलकम करने जाएंगे? आज चंद घंटे बच गए नए साल में आने में, फिर वही ये रोड होंगे, रास्ते होंगे, फिर वही नारे होंगे, वही एहतजाज होंगे, वही धरने होंगे। आज भी मुल्क के अंदर कई शहरों में एहतजाज हुए। इस साल के आखिरी दिन जिसको अलविदा कर रहे हैं उसको भी हम एहतजाज और धरनों से और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को तनकीद करते हुए छोड़ के जाएं। भाईजान बात यही है कि जैसे आपने पहले कहा कि जी यहाँ गैस का, बिजली का बोरान 2011 साल मतलब आप जो कह रहे थे जी, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब से 96 से लेके उसके बाद कोई पावर हाउस बना? कोई नहीं बना आज तक। और लोग कितने खुशहाल हो गए, कितने बिजनेस बढ़ गई। पहले अगर आप 96 में कितने सीएनजी थे पाकिस्तान में? आज 37,000 सीएनजी चल रहे हैं। एक सीएनजी का मतलब इतना लोड होता है कि जैसे 5